हाय गाइस। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कैटिया प्लास्टिक डिज़ाइन कोर्स में मटेरियल, कैसे हम इसमें मटेरियल चूज़ करते हैं और कौन कौन से मटेरियल हम प्लास्टिक में यूज़ करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू चूज़ मटेरियल फॉर कंपोनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी द लाइट वेट। ठीक है, लाइट वेट होना चाहिए। तो लाइट वेट मटेरियल कैन इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी मोर देन other factor. Experimentally reveal that 10% of weight reduce can lead the 6 to 8% improvement in fuel usage. मतलब अगर आप 10% वेट को रिड्यूस करते हैं तो आपकी जो फ्यूल इफ़िशेंसी है, इम्प्रूवमेंट है, वो 6 से 8% हो जाएगा। रिड्यूसिंग अ व्हीकल वेट बाय 10%, तो इससे क्या होगा, आपकी जो इम्प्रूवमेंट है 6 से 8% व्हीकल की इफ़िशेंसी बढ़ जाएगी। तो आप कैसे वेट को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो? टू चूज़ द राइट मटेरियल, देन यू विल बी द रिड्यूस द वेट। सो चलो हम समझते हैं कि कैसे हम इसको मटेरियल को चूज़ कर सकते हैं अपनी ऑटोमोटिव व्हीकल्स के लिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, रिप्लेसिंग मटेरियल ऑफ हाई स्पेसिफिक वेट विद लो डेंसिटी मटेरियल विदाउट रिड्यूसिंग रिजिडिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। हमको ऐसा मटेरियल चूज़ करना पड़ेगा जिसकी डेंसिटी तो कम हो, पर उसका जो मटेरियल हो वो क्या, उसकी रिजिडिटी और ड्यूरेबिलिटी पे ज़्यादा असर ना पड़े। तो हमको ऐसा मटेरियल क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा, अगर हम अपना व्हीकल का वेट कम करना चाहते हैं। सेकंड क्या है, ऑप्टिमाइजिंग द डिज़ाइन ऑफ लोड कैरिंग एलिमेंट एंड एक्सटीरियर अटैचमेंट सो एज द रिड्यूसिंग देयर वेट विदाउट एनी लॉस इन रिजिडिटी और फंक्शनैलिटी। ये क्या कह रहा है, अगर हम डिज़ाइन में क्या करें, ऑप्टिमाइज़ करें, डिज़ाइन को और अच्छा करें, लाइक ट्राई टू रिड्यूस द वेट, और ऐसा डिज़ाइन करें जिससे हमारा वेट कम हो सकता है, तो ये भी एक तरीका है। और थर्ड वन है, ऑप्टिमाइजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज रिड्यूसिंग स्पॉट वेल्डिंग एंड द रिप्लेसिंग न्यू जॉइनिंग टेक्निक। जब हम क्या करते हैं, जॉइन करते हैं, लाइक वेल्डिंग जॉइन, तो हम इसको अगर रिप्लेस कर दें न्यू टेक्निक से, जॉइनिंग कोई न्यू टेक्निक से, वहाँ पे भी हमारा जो वेल्डिंग का एक्स्ट्रा वेट आएगा, जो वेल्डिंग करने के बाद जो वेट आता है, वो भी रिड्यूस हो सकता है। तो ये तीन ऑप्शन है जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी व्हीकल का क्या कर सकते हो, वेट रिड्यूस कर सकते हो और उसकी 6 to 8% इम्प्रूवमेंट, फ्यूल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। फिर इसमें आ गया इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस। ये कुछ फैक्टर होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं जब हम मटेरियल को चूज़ करते हैं। एक तो लाइट वेट हो गया, सेकंड क्या हो गया, इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंज्यूमर ड्राइवर फैक्टर इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज़ द कोस्ट। कोस्ट एक इतना बड़ा फैक्टर है जो कि हर डिज़ाइन इंजीनियर को देखना पड़ता है। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, दैट डिटरमाइन वेदर द न्यू मटेरियल हैज़ अ अपॉर्चुनिटी टू बी सिलेक्टेड फॉर द व्हीकल कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई न्यू मटेरियल चूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी व्हीकल का इफ़ेक्टिव कॉस्ट कम हो जाए। सो ये है 3 कंपोनेंट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल, हमें क्या क्या देखना पड़ता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड एंड द कॉस्ट टू डिज़ाइन द टेस्ट द प्रोडक्ट। सो इन तीनों चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपनी व्हीकल का जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल राइट, चूज़ द राइट मटेरियल, और जो हम मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिट करते हैं उसमें हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट वन इज़ क्या, कॉस्ट टू डिज़ाइन एंड टेस्ट द प्रोडक्ट, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अच्छे से टेस्ट करके। थर्ड फैक्टर है रिसाइकलिंग। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर फैक्टर है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हमारा प्रोडक्ट रिसाइकलेबल होगा तो इससे भी हमारी कोस्ट और इन्वायरमेंट दोनों सेफ रहेंगे। तो देर आर सम गाइडेंस यूरोपियन एंड यूनियन एशियन कंट्री अबाउट दिस इशू।
तो यहाँ पे इन्होंने यूरोपियन यूनियन एंड एशियन कंट्रीज़ ने कुछ क्या दिया, गाइडलाइन दिया है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना सही मटेरियल चूज़ करें. फॉर एग्जांपल इन द यूके 2 million व्हीकल रीच एंड ऑफ देयर लाइफ ईच ईयर ऑफ दिस व्हीकल आर कंसिडर टू hazardous waste until they have been fully treated. लास्ट वन क्या आ गया, सेफ्टी. द एबिलिटी टू ऑब्जॉर्व इम्पैक्ट एनर्जी एंड द सर्वाइवल फॉर द पैसेंजर इज कॉल्ड द क्रैशवर्थीनेस ऑफ द स्ट्रक्चर इन व्हीकल. तो ये लास्ट वाला फैक्टर क्या किस लिए इम्पोर्टेंट है, जब हमारी गाड़ी क्या हो, क्रैश हो, तो उसमें क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, कैसे हम पैसेंजर की क्या कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं, उसमें क्या क्या सेफ्टी हम रखेंगे. तो ये वाला फैक्टर भी हमको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखें. एट फर्स्ट टू कॉन्सेप्ट इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री शुड बी कंसीडर क्रैशवर्थीनेस एंड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस. मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है. ये आप देख सकते हो 1997 में कैसे जब टेस्ट हुआ था तो ऑलमोस्ट पूरी व्हीकल ही क्या हो गई थी, डैमेज. बट राइट नाउ 2017 फॉर द गुड डिज़ाइन एंड सेफ्टी अप्लाई द सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव, so there is a no much more loss and passenger will be safe there. So this is the very good applied engineer here. So अगर हम कंपेयर करें प्लास्टिक और स्टील को, प्लास्टिक लाइट वेट होती है, इकोनॉमिक, इफ़ेक्टिवनेस, सेफ्टी भी इसमें प्लास्टिक में ज़्यादा रहेगी क्योंकि पैसेंजर को ज़्यादा नुकसान होगा तो स्टील से होगा. और रिसाइकलिंग, प्लास्टिक भी हो सकती है और स्टील भी हो सकती है. तो प्लास्टिक हमारे पास दो तरह की आती है, एक थर्मोसेट होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होती है. 2 types of plastic we can use in the automobile, thermoset and thermoplastic. चलो पढ़ लेते हैं क्या होता है. Thermoset plastic and thermoplastic sound similar and they have very different property and application. दोनों की property और application क्या होती है, बिल्कुल ही अलग होती है. Understanding the performance difference can help you make the better sourcing decision and improve your product design. ये क्या कह रहा है, Understand the performance difference can help you better sourcing decision and improve your product design. अगर आप सही मटेरियल चूज़ करके सही जगह लगाएंगे, थर्मोसेट कहाँ लगेगा और थर्मोप्लास्टिक कहाँ लगेगा, तो आपकी परफॉर्मेंस, जो व्हीकल की परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी. तो ये भी एक डिज़ाइन इंजीनियर का ही काम होता है कि वो सही मटेरियल को चूज़ करे. द प्राइमरी फिजिकल डिफरेंस इज द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रीमेल्टेड बैक इनटू द लिक्विड व्हेयरएज द थर्मोसेट प्लास्टिक ऑलवेज रिमेन इन परमानेंट सॉलिड स्टेट. तो थर्मासेट और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेट होता है जो क्या आता है हमेशा सॉलिड स्टेट में ही रहता है, और थर्मोप्लास्टिक को आप क्या कर सकते हो, रीमेल्ट करके एनी शेप दे सकते हो. आप एग्जांपल ले सकते हो ब्रेड और किसका, बटर का. तो बटर क्या हो गया, थर्मोप्लास्टिक. बटर को तो आपने एक शेप दे दी, अगर आप उसको रीमेल्ट करोगे और न्यू शेप में उसको रखोगे तो वो दूसरी शेप ले लेगा. तो ये क्या हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक. और थर्मोसेट क्या हो गया, लाइक अ ब्रेड. ब्रेड को अगर एक शेप दे दोगे तो आप उसको रीमेल्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या रहेगा, रिमेन्स, मुश्किल होगा, वो रिमेन्स एक ही शेप में होता है. ठीक है, ये एग्जांपल दे रखे हैं, बटर हो गया और ये क्या हो गया, ब्रेड हो गया. अब थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक की क्या है, ये कुछ प्रोस और कॉन्स है. थर्मोसेट जो है उसके क्या है, मोर रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर देन थर्मोप्लास्टिक. ये ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब कि ये ज़्यादा टेम्परेचर सह सकता है थर्मोसेट, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक. ये कम टेम्परेचर क्या कर सकता है, सहन कर सकता है एज़ कम्पेयर टू
थर्मोसेट। ये हाईली फ्लेक्सिबल डिज़ाइन के लिए रिकमेंड करते हैं। ये थिक टू थिन वॉल कैपेबिलिटीज़, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी होती है। एक्सीलेंट एस्थेटिक अपीयरेंस, ये बहुत अच्छा आपको क्या देगा, अपीयरेंस देगा। हाई लेवल ऑफ डायमेंशन स्टेबिलिटी, इसमें आपको बहुत अच्छी डायमेंशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। ये बहुत अच्छे प्रॉपर्टी है, प्रोज है थर्मोसेट के, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। वहीं अगर हम थर्मोप्लास्टिक को प्रोज देख लें तो ये हाईली रिसाइकलेबल होता है, एज यू नो दैट। ये भी एस्थेटिक सुपीरियर फिनिश देता है। हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, इसमें भी कैपेबिलिटी होती है कि ये भी काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस को क्या कर ले, इम्पैक्ट को सह ले। इसको हम रीमोल्ड कर सकते हैं, रीशेप कैपेबिलिटीज इसके अंदर होती है। केमिकल रेजिस्टेंस, ये क्या है, इसके अंदर केमिकल रेजिस्टेंस हो जाता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। हार्ड क्रिस्टलाइन और रबरी सरफेस ऑप्शन, इको फ्रेंडली एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये इको फ्रेंडली होता है क्योंकि हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। अब इसके कौन से देखते हैं। कैन नॉट बी रिसाइकल, ये सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज है, हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। मोर डिफ़िकल्ट टू सरफेस फिनिश, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सरफेस फिनिश में भी इसमें दिक्कत आती है, हो तो जाता है पर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कैन नॉट बी रिमोल्डेड और रीशेप्ड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ब्रेड का, इसको रीशेप नहीं कर सकते और रिमोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके कौन से देख लेते हैं। जनरली मोर एक्सपेंसिव दैन द थर्मोसेट, जो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है वो मोर एक्सपेंसिव दैन द थर्मोसेट, ये बात आप याद रखना। कैन मेल्ट इफ़ हीटेड, और ये ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं सह सकता और ये मेल्ट हो जाता है ज़्यादा हीट होगी तो। अब देखते हैं प्लास्टिक प्रोसेस। प्लास्टिक के जो कंपोनेंट है, लाइक कैसे वो मैन्युफैक्चर होते हैं, उनकी मशीनें, कौन कौन से प्रोसेस और मशीनें। थर्मोसेट के लिए कंप्रेशन मोल्डिंग, शीट मोल्डिंग कंपोनेंट, एसएमसी भी बोलते हैं, बल्क मोल्डेड कंपोनेंट बीएमसी, थर्मोसेट इंजेक्शन मोल्डिंग। और जो थर्मोसेट है, जो थर्मोप्लास्ट है, इसमें क्या आ जाता है, इंजेक्शन मोल्डिंग, वैक्यूम फॉर्मिंग, थर्मोफॉर्मिंग, ब्लो मोल्डिंग, रोटेटिंग मोल्डिंग, रोटेट मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, एक्सट्रक्चरल फॉर्म, रिम रिएक्टिव इंजेक्शन मोल्डिंग। ये थर्मोसेट के लिए भी है और थर्मोप्लास्ट के लिए भी है, पर ये क्या है, सिर्फ थर्मोसेट के लिए, ठीक है। अब इसमें हम जो सबसे पहला मटेरियल पढ़ेंगे वो क्या है, पॉलीकार्बोनेट। इसमें क्या होता है, एक्सीलेंट ट्रांसपेरेंसी। पॉलीकार्बोनेट में क्या होता है, एक्सीलेंट, क्या होता है, एक्सीलेंट ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि ये जो हमारा हेड लैम्प है, यहाँ पे क्या होता है, क्लियर लेंस ऑफ हेड लैम्प, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की क्वालिटी होती है, पॉलीकार्बोनेट, पीसीबी बोलते हैं इसको। तो इसको हम जहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है वहाँ हम इसको प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। और ये कहाँ, यूजिंग हाउसिंग एंड कलर्ड लेंसेज इन हेडलैम्प आईपी ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट। हाई वेदरिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बाहर लगता है तो इसमें इसीलिए लगाया इसकी, क्योंकि इसमें क्या है, हाई वेदरिंग रेजिस्टेंस। लाइक ये क्या कर सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर सह सकता है, कोल्डनेस ज़्यादा सह सकता है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी भी है। तो वेरी गुड हीट रेजिस्टेंस भी हो गया, ठीक है। गुड प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक, रिमेन फ्लेक्सिबल डाउन, ये -150 डिग्री तक भी फ्लेक्सिबल रह सकता है। नॉन फ्लेमेबल, सेल्फ एग्जिस्टिंग, ये नॉन फ्लेमेबल होता है, ठीक है। गुड डायमेंशन स्टेबिलिटी, इसमें बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा इसका हेड लैम्प है, तो हाँ आप देखते होंगे कितना अच्छा इसका अपीयरेंस है। तो यहाँ पे क्या है, गुड डायमेंशन स्टेबिलिटी भी देता है, जिससे इसका व्यू अच्छा है। रेजिस्टेंस टू वीक एसिड,
hydraulic and oils, good electrical property, stability, wide range of temperature, frequency and humidity. इसमें गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होती है, ये स्टेबल ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी काफ़ी रेंज तक ही ऊपर नीचे सह लेता है, ठीक है। और वीक एसिड को भी ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, मतलब उससे ये ख़राब नहीं होगा वीक एसिड से। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक तो हो गया हेडलैम्प पे और एक आईपी क्लस्टर कवर, ये जो आईपी इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है इसके ऊपर भी ये यूज़ होता है। बहुत अच्छा, सबसे काफ़ी अच्छा मटेरियल है प्लास्टिक में, पॉलीकार्बोनेट काफ़ी यूजेबल है। इसके बाद हो गया स्टार्ट एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन, ABS, हम इसको क्या बोलते हैं, ABS। ये हाई रिजिडिटी एंड हैंस यूज टू इंस्ट्रूमेंट पैनल डॉट ट्रिम, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट पैनल में यूज़ होता है क्योंकि ये क्या होता है, इसकी हाई रिजिडिटी होती है। गुड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बम्पर में भी यूज़ होता है क्योंकि इस इम्पैक्ट जो इसका मतलब जैसे ये इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो हम इसको बम्पर में भी यूज़ करते हैं। दो जगह, एक डॉट ट्रिम में, इंस्ट्रूमेंट पैनल में और बम्पर में हम इसको यूज़ करते हैं। गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती है। गुड वेल्डेबिलिटी एंड हैंस आईपी एंड पिलर ट्रिम्स आर प्लास्टिक वेल्डेड, ठीक है। गुड एब्रेशन एंड स्ट्रेन रेजिस्टेंस, हाई डायमेंशन स्टेबिलिटी, हाई सरफेस ब्राइटनेस एंड एक्सीलेंट सरफेस इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर बैठेगा तो उसको फील अच्छा होना चाहिए, तो इसमें सरफेस फिनिश, ब्राइटनेस और हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इसी को यूज़ करते हैं, जिससे पैसेंजर को जब वो अपनी न्यू व्हीकल ख़रीदे तो उसको क्या हो, बहुत अच्छा एस्थेटिक फील हो, ठीक है गाइस। थर्ड वन देख लेते हैं, पॉली एमाइड्स नाइलॉन्स, ठीक है। इसके जो पॉलीएमाइड्स में हम जो प्लास्टिक जहाँ पे यूज़ करते हैं, गियर्स में यूज़ करते हैं ये प्लास्टिक, और पुश क्लिप्स में यूज़ करते हैं। प्लास्टिक गियर्स जो होते हैं वो इसी के बनते हैं। इसमें क्या होती है, गुड रिजिडिटी एंड हार्डनेस, गुड डायमेंशन फैटिक रेजिस्टेंस, हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, हाई हीट रेजिस्टेंस, क्योंकि गियर है तो हाई रेजिस्टेंस चाहिए, हीट रेजिस्टेंस हाई चाहिए। एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टीज और नो स्ट्रेस क्रैकिंग, गुड ऑब्जर्वेशन विद रेजिस्टेंस एंड गुड स्ट्रेन वाइब्रेशन एंड इजी प्रोसेसेबिलिटी। इसके बाद तो दो जगह यूज़ होता है, आपने देख लिया। अब हम लास्ट पढ़ते हैं, पॉलीइथाइलिन टेरा एथिलेट PET। इसके बाद ब्लेंड्स यूज़ हैं, तो पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा ब्लेंड भी देख लेंगे। तो PET बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग केमिकल रेजिस्टेंस होता है, वाटर रिपेलेंट यूज टू वाइपर आर्म्स, कहाँ पे, वाइपर आर्म्स होते हैं ना जो, वहाँ पे यूज़ होता है। सुपीरियर स्टैंडर्ड हैंस यूज इन गियर हाउसिंग, और हम इसको गियर हाउसिंग भी यूज़ करते हैं। एक्सीलेंट डैमेज स्टेबिलिटी, गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, हाई हीट रेजिस्टेंस, फ्लेम रिटार्डनेस, आउटस्टैंडिंग क्लैरिटी एंड हाई ग्लॉस। ये हमारे कुछ ABS ब्लेंड्स हो गए, ठीक है। ABS एंड PC ब्लेंड्स एप्लीकेशन रियर लैम्प हाउसिंग में यूज़ होते हैं, अगर इनके हम ब्लेंड बना दें दोनों को। और ABS एंड TPU, इनकी एप्लीकेशन ये हो गई ऑटोमोटिव इंस्ट्रूमेंट पैनल में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मटेरियल है और जहाँ जहाँ पे यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंट पैनल, बम्पर, under the hood, fuel system, sitting. So guys, that's all from me. Thank you.